हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बी चतुर्वेदी, आपका अपना बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल से लगातार आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसी क्रम में दोस्तों हम अगले जो पार्ट हैं उस पर चर्चा करेंगे, अगला पार्ट पढ़ेंगे। और अगला पार्ट आपके सामने क्या है? अगला पार्ट आपके सामने है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसमें बहुविकल्पी, निश्चित उत्तरीय और लघु उत्तरीय जो प्रश्नों की श्रृंखला है उसके बारे में हम आप देखेंगे। देखिए मेरे बच्चों, यह जो चैप्टर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण है कि इसमें बेनिफिशियल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में हम अच्छे से जान पाते हैं। साथ ही साथ हम जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ देख करके समझेंगे, तो हमारी जो डेली लाइफ है उसको भी ये प्रभावित कर रहा है। हालांकि जो भी बायोलॉजी का चैप्टर होता है ज़्यादातर डेली लाइफ आपकी प्रभावित हो रही होती है, आप अवेयर हो रहे होते हैं चैप्टर्स को पढ़ करके। इसमें भी उस तरह का कुछ आनंद आपको जरूर मिला होगा और आगे भी इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ इसमें और देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियोस अपलोड हों वो आपको मिलती रहे। देखते हैं दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चंस पहले सेट किए गए हैं वो आपके सामने हैं। इसमें बताया गया है क्या? सबसे पहले है बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस। इसमें क्या है क्वेश्चंस, थोड़ा सा देखें। दिया गया है नाइट्रिकारी जीवाणु। पहला क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है आपके लिए। क्या कहा गया है? कहा गया है नाइट्रिकारी जीवाणु परिवर्तित करता है। क्या परिवर्तित करता है? यहां देखिए दिया है अमोनिया व अमोनिया के यौगिकों को नाइट्रेट्स में परिवर्तित करता है। दूसरा दिया गया है नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में परिवर्तित करता है। तीसरा दिया गया है नाइट्रेट को नाइट्रोजन में परिवर्तित किया गया है। तो इस तरह से आपसे यह बार बार पूछ रहा है, आपको यहां देखते चलना है। वही दिया है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में। तो इसमें आपको सेट करना है कौन सा आंसर सही होगा। आप देखें मेरे बच्चों और बताएं। आपने नाइट्रोजनीकरण जो जीवाणु हैं उनके बारे में जरूर सुना होगा और वो किस काम आते हैं वो चीजें आपको यहां बतानी है। चलें आंसर दें मेरे दोस्तों। चलिए, अगर हम बात करें नाइट्रीकरण जीवाणु की, तो नाइट्रिकारी जो जीवाणु है वह जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले ऑप्शन को आप यहां देख सकते हैं। देखिए दिया है अमोनिया व अमोनिया के यौगिक को नाइट्रेट्स में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? नाइट्रिकारी जो जीवाणु है या नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरियाज है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके लिए सेलेक्ट किया गया है। इसमें देखें क्या कहा गया है। एल्कोहल से सिरका बनाने की जो क्रिया है वह कहलाती है, या प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए दिया है, अच्छा सॉरी, इसमें दिया है बनाने की क्रिया को करता है। कौन करता है? काजिंग एजेंट पूछा है, यानी बैक्टीरिया का नाम पूछा है। दिया है क्लास्ट्रेडियम पहला, दूसरा दिया है बैसिलस सबटिलिस, तीसरा है एजिटोबैक्टर और चौथा है एसिटोबैक्टर। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको इसमें से चूज करना है। ऑप्शन जो है आपके सामने है, देखें और आंसर करें। चलिए अब इसमें आप देखें, ऑप्शन के आधार पे देखेंगे एसिटोबैसिलस एसिटी, ये जो है आपका आंसर यहां सही होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आंसर दिया भी है आपके सामने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्नों की जो है संख्याएं यहां आपको श्रृंखलाएं दी गई हैं।
इसमें से जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए चूज किया है हमने, वो है मेरे बच्चों 8वें नंबर का प्रश्न। और 8वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, राइजोबियम, लेगुमिनी, सोरेसम या एनाबिना या बैसिलस या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम दलहनी फसलों की हम बात करें तो दलहनी फसलों की खास बात होती है कि नाइट्रोजन फिक्सेसिंग जो बैक्टीरियाज होते हैं वह एसोसिएशन या कह दें सिम्बायोसिक एसोसिएशन, जिसको आप सहजीवी संबंध कहते हैं, उस तरह के एसोसिएशन में एक साथ जुड़ी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि राइजोबियम लेगुमिनिसेरम नामक जो बैक्टीरियाज है वह दलहनी फसलों के साथ एडजस्ट किए हुए होता है। तो यहां ऑप्शन ये जो है आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 9 की, शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक। तो शर्करा से अल्कोहल जो बनाता है वह कौन सा कवक है या फंजाई है, इसको आप देखें तो आप देखेंगे मेरे बच्चों शर्करा से अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, मेथिल कुछ भी हो, वो बनाने के लिए ईस्ट जो है जिम्मेदार होगा। तो इस तरह से जो है जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें ऑप्शन जो का है वह सही हो जाएगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसके लेग्यूम वर्ग के पौधों की जड़ ग्रंथियों से सहजीवी संबंध होते हैं। तो अभी देखिए ऊपर भी आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो आप देखिए कह रहा है सहजीवी संबंध, तो सहजीवी संबंध हमेशा किससे है, राइजोबियम नामक बैक्टीरियाज है उससे है। तो यहां जो है राइजोबियम नामक जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन का वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे बच्चों, अगला प्रश्न जो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या कह रहा है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन दिया है का विजमान, ऑप्शन खा दिया है स्मिथ, गा फ्लेमिंग और आर्बर। तो पेनिसिलिन की खोज पहले लेक्चर में ही आपसे यह बताया गया था कि पहली जो एंटीबायोटिक्स है उसका निर्माण जो है वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने किया था और पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंजाई से किया था। तो यहां अगर आप देखेंगे ऑप्शन के बेस पे तो फ्लेमिंग साहब गा ऑप्शन में है, यहां तीसरा जो ऑप्शन आपका है सही होगा। यहीं से आप जो है आंसर चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए मेरे बच्चों, अगला प्रश्न है जो आपके लिए सिलेक्टिव है। पहला क्वेश्चन है इस स्लाइड का 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसमें आप देखेंगे प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है क्या, नीलहरी शैवाल से, जीवाणुओं से, ब्रायोफाइट से और विषाणुओं से। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने है, इन्हीं चारों में से आपको कुछ चूज करना है। तो इसको ध्यान से देखते रहिएगा और ऑप्शंस जो है आपके सामने है। चलिए यहां अगर हम आप बात करेंगे प्रतिजैविकों के मुख्यतः प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है यह प्रश्न आपके सामने है। तो यहां देखिएगा मेरे बच्चों, यहां एंटीबायोटिक्स हमेशा जीवाणुओं से बात आती है। तो एंटीबायोटिक्स जो है यह प्रोसेस ही है ऐसा जिसमें कि एंटीबायोटिक्स के ऑब्टेनिंग के लिए एंटीबायोसिस नामक प्रक्रिया को अपनाया जाता है और यहां जो है जीवाणुओं से यह प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, टीबी के टीके का नाम, टीबी का जो टीका है उसका क्या नाम है यह आपको बताना है। तो आपने उस दिन आपको बताया गया था क्या, जो टीबी का टीका है उसे बीसीजी कहते हैं और वही डिप्टीरिया, पेरिटोसिस और जो टिटेनस है उसके लिए डीपीटी लगता है। तो यहां बीसीजी का जो टीका है वह किसके लिए लगता है, टीबी के लिए प्रभावी होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। वहीं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा जैव निम्नीकरणीय जैव विघटित प्रदूषक है, यानी ऐसा प्रदूषक जो कि जैविक क्रियाओं के द्वारा प्रदूषण को कम करता है। ऐसा जो है यह पदार्थ होगा जो कि विघटन के बेस पे निम्नकारी होगा।
ठीक है, तो यहां देखेंगे प्लास्टिक दिया है, एस्बेस्टस दिया है, वाहित मल दिया है और ई कचरा दिया है। क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर से देखिएगा मेरे बच्चों, इसमें गड़बड़ी हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 का मीन्स थोड़ा सा हम गलत समझ रहे थे। यहां देखिए क्या है दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण यानी जैव विघटित प्रदूषक है, यानी कि जैव रूप से या जैविक रूप से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से, सूक्ष्म जीवों की सहायता से उनको तोड़ा जा सकता है, बायोडिग्रेडेबल है। तो हम आप नहीं समझ रहे थे, तो बायोडिग्रेडेबल जो है तो इसकी अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां जो है वाहित मल जो है वो आसानी से बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन प्लास्टिक की बात करें, एस्बेस्टस और ई कचरा की बात करें तो ये नहीं है। और ई कचरा आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कचरे के बेस पे है, यानी कि जो भी मोबाइल हुआ, टीवी हुआ, इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, ये जब वेस्ट के रूप में आपको फेंकने पड़ जाते हैं तो वो एक कचरा जो बनाते हैं, ये क्या है कहलाते हैं, कौन सा, ई कचरा कहलाते हैं। चलिए अब यहां से बात होती है आपके प्रश्नों की श्रृंखला, और यह प्रश्नों की श्रृंखला क्या है, निश्चित उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला है। तो यहां निश्चित उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में आप देखें, और पहला ही प्रश्न आपके सामने है जो कि क्वेश्चन सेट के आधार पर यह तीसरा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है चाय उद्योग में चाय की जो पत्तियां हैं उनका जो किण्वन है किस सूक्ष्म जीव द्वारा किया जाता है। तो कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके द्वारा चाय की जो पत्तियां हैं उनका किण्वन या फर्मेंटेशन किया जाता है। तो यहां देखेंगे आप, तो दिया है चाय की पत्तियों का जो किण्वन है वह माइकोकोकस कैंडिडस क्या है, नाम दिया है माइकोकोकस कैंडिडेंस, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस। यह जो है आपका बैक्टीरिया है जो चाय की पत्तियों को फर्मेंट करता है, और उसी की वजह से उसमें टेस्ट का जो प्रभाव आप देखते हैं वह दिखाई देने लगता है, और साथ ही साथ उसमें मसाले आदि की भी कुछ मात्राएं मिलाई जाती हैं जिससे टेस्ट और भी परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, पूछा है राइजोबियम नामक जो सूक्ष्म जीव है कृषि में क्या महत्व रखता है, कौन सा उसका योगदान है। तो आप यहां देखिए, आपसे खेती में उपयोगिता पूछा जा रहा है राइजोबियम का। तो राइजोबियम नामक जो सूक्ष्म जीव है या कह दें बैक्टीरिया है, वह सहजीवी संबंध के रूप में पाया जाता है, यह भी अब आपको बता चुके हैं। तो यह जो सहजीवी संबंध के रूप में पाया जाता है, कैसे, दलहनी जो फसलें हैं उनकी जड़ों के साथ इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो दलहनी जो फसलें हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन में यह पाया जाता है, और उसी के आधार पर आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए दिया गया है, राइजोबियम सहजीवी जीवाणु मटर कुल के पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है। तो मटर कुल का मतलब दलहनी जो फसलें हैं उसकी जो मैक्सिमम जड़ें हैं उनमें कोलेराइड रूट्स नामक कुछ रूट्स होती हैं, उस तरह की जो जड़ें हैं वह एसोसिएशन के रूप में राइजोबियम को रखती हैं। वातावरणीय स्वतंत्र नाइट्रोजन को लेग हीमोग्लोबिन की सहायता से नाइट्रोजन यौगिक में बदलकर पौधे को प्रदान करता है। तो इसमें एक पाया जाता है क्या, लैग कहे या लैंग कहे, हीमोग्लोबिन, लैंग हीमोग्लोबिन।
यह वातावरणीय स्वतंत्र नाइट्रोजन का लेग जो हीमोग्लोबिन है जो इसमें राइजोबियम में पाया जा रहा है, वह वातावरण में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को पकड़ करके उसको बदल देता है। कैसा? नाइट्रोजनी कारक यौगिकों में, यानी नाइट्रस या उस तरह के मटेरियल जिसको कि आसानी से पौधे एक्सेप्ट कर सके, स्वीकार कर सके, या कह सके मिट्टी से ले सके। एक्चुअली जो गैसीय फॉर्म होता है नाइट्रोजन का, उसका उपयोग प्लांट नहीं कर पाते, जबकि आप जानते हैं जितने भी प्रोटीन उत्पादक पौधे हैं उनमें जो है इनकी आवश्यकता होती है, और ये जो है नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं मिट्टी पे निर्भर होते हैं। ऐसे पौधे जहां की यह उपलब्धता नहीं हो पाती, यानी नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती पौधे को, तो कुछ विशेष परिस्थितियों में यह अपना एडाप्टेशन भी शो करते हैं। जैसे आपने देखा था कीटाहारी पौधे, है ना, तो कीटाहारी जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्टिवोर्स पान इंसेक्ट को खा लेते हैं, और उसके खाने के पीछे उनका रीजन है कि उनके बाहरी जो कवच है वो काइटिनियस होता है, जिससे कि उन्हें नाइट्रोजन की जो मात्रा है वह मिल जाती है, और नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति के लिए वो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। तो रियलिटी ये है कि जहां वो प्लांट पाए जाते हैं उन मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती और एनवायरमेंट से एक्सेप्टेबल होते नहीं, तो इस वजह से इस तरह की कंडीशन होती है। तो यहाँ ध्यान देना है कि वही नाइट्रोजन मिट्टी में बढ़ाने के लिए जो लिग हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ है मटेरियल, वह स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। अब दे रहा है बदलकर पौधे को प्रदान करता है। दिया है फसल को पक जाने पर जल ग्रंथियों में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, अर्थात यह जैविक उर्वरक का कार्य करते हैं। तो आप जानते हैं कि इनकी जड़ें जो है जमीन में वही रह जाती हैं। जुताई बुआई के बाद जब जो है नेक्स्ट फसल होती है उसमें अगर नाइट्रोजन की आवश्यकता है या अगली किसी फसल में है, तो उसकी उर्वरता जो जमीन में है, मिट्टी है, उसमें बनी रहती है, जिसकी वजह से नेक्स्ट फसल को यह प्राप्त हो जाता है। तो यह बहुत अच्छी इनका एसोसिएशन है सिम्बायोसिक, और सिम्बायोसिक एसोसिएशन का अर्थ भी आपको हमने बताया रहा होगा क्या, कि ऐसा सहजीवी संबंध, ऐसा संबंध होता है जिसमें कि दो जीव एक साथ मिल करके रहते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभान्वित करते हैं, या कह दे लाभ पहुंचाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बायोगैस में ज्वलनशील गैस कौन सी होती है? ठीक है, बायोगैस क्या है, बायोगैस के घटकों के नाम लिखिए। तो दिया है बायोगैसों का जो मिश्रण होता है वह किन गैसों से है, ये चीज आपको बतानी है। तो इसमें प्रमुख जो गैस होती है मेथेन होती है, यानी CH4। ये लगभग आप देखेंगे 50 to 70% जो भाग होता है वह होता है बायोगैस। अन्य गैसें जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, व कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इस तरह की गैसें भी पाई जाती हैं, लेकिन जो मुख्य गैस होती है जो कि ज्वलनशील होती है, जलती है, वह मेथेन है, और इसी की वजह से यह उपयोग में लाया जाता है। आगे दिया है बायोगैस का जो प्रमुख उत्पादक सूक्ष्म जीव है मेथेनोबैक्टीरिया है। तो यह देख लीजिएगा, मेथेनोबैक्टीरिया, जो मेथेनोबैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया का नाम है जो कि मेथेन को एक तरह से फॉर्म करता है बायोगैस में। तो यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे बात करें, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है जैव उर्वरकों के स्रोत बताइए। अगला दिया है जैव उर्वरकों पर टिप्पणी लिखिए। फिर दिया है जैव उर्वरकों से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो नाइट्रोनिकानी जीवाणुओं के नाम लिखिए। इसमें दिया है अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव अपनी जैविक क्रियाओं से मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि करते, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अगर जो है मिट्टी में ना पाए जाए मेरे बच्चों, तो वह मिट्टी उपजाऊ नहीं रह जाती। आपने देखा होगा कि नदियों के किनारे बहुत से ऐसी मिट्टियां होती हैं जिसमें कि
कोई फसल नहीं होती है, मिट्टी वीक मानी जाती है। और उसके पीछे दो रीजन है, एक तो बाढ़ या पानी की सहायता से वहां का जो न्यूट्रिशन है घुल करके बह जाता है, दूसरी तरफ चला जाता है। दूसरी चीज ये होती है कि वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं रह पाते, कारण है कि पानी के प्रभाव की वजह से मिट्टी बहुत पास पास आ चुकी होती है और जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें नहीं रहते। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए भी क्या चाहिए, हवा चाहिए और कुछ पानी की मात्रा चाहिए। उस तरह का उनका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सबस्टेंस उपलब्ध हो जिससे कि वो भोजन अपना एडॉप्ट कर सके। तो अगर नहीं है तो वो नहीं होगा। आगे दिया है जैव उर्वरक कहलाते हैं, इनके प्रमुख स्रोत जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा कुछ कवक हैं। नाइट्रिकानी जो जीवाणु हैं नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये दो आपको यहां दिखाई दे रहा है, एक है नाइट्रोसोमोनास, दूसरा है नाइट्रोबैक्टर। तो यहां जो है दो नाम आपको परिचित कराया गया है जो कि क्या है, जैव उर्वरक के रूप में है। और जैव उर्वरक का मतलब ही होता है क्या, जैविक रूप से उर्वरता को प्रभावित करने वाला। क्लियर है? समझ में आया मेरे बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन, किन्हीं दो कवक प्रजातियों के नाम लिखिए जिनका की प्रयोग एंटीबायोटिक्स या कह दें प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जाता है। पहला प्रश्न। दूसरा, किन्हीं दो कवक प्रजातियों तथा उनसे उत्पादित प्रतिजैविकों के नाम लिखना है। तो प्रतिजैविक पेनिसिलिन, पेनिसिलियम की जाति पेनिसिलियम नोटेटम, ये मैं आपसे बता चुका हूं। साथ ही पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, तो जो स्पीसीज हैं, एक तो पेनिसिलियम पेनिसिलियम आपका नोटेटम है, पेनिसिलियम नोटेटम है। और दूसरा क्या है, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। ये दो ऐसे आपके फंजाई या कवक हैं जिनसे कि पेनिसिलिन जैसे कुछ पदार्थ जो एंटीबायोटिक्स के रूप में है प्राप्त होते हैं। अब बात करेंगे फ्यूमिगैलेनिन, एस्परजिलस म्यूकोगैटस, एस्परजिलस फ्यूमिगैटस, ये जो है यह भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं या इनसे भी क्या होता है, उत्पादन किया जाता है किसका, एंटीबायोटिक्स का। तो इन लोगों का नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सिरका उत्पादन में किन जीवाणु का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो यहां देखिएगा, सिरका जो उत्पादन है, विनेगर का जो उत्पादन है, उसमें एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जो बैक्टीरिया या जीवाणु है वह रिस्पॉन्स करता है ना, इसको आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या दिया है, प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित जो मल है उपचार के बीच मुख्य अंतर क्या है। प्राथमिक उपचार और द्वितीयक उपचार के बेस पे क्या अंतर है, ये आपको यहां स्पष्ट करना है। प्राथमिक वाहित मल उपचार एक भौतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। तो जो वाहित मल है उनके उपचारित करने के बेसिस पे दो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, एक प्राथमिक एक द्वितीयक। जो प्राथमिक है उसमें इन्होंने क्या कहा कि दोनों में अंतर अगर देखा जाए तो प्राथमिक वाले में हम भौतिक क्रियाओं से क्या करते हैं, शुद्ध करने का काम करते हैं वाहित मल को, यानी वाटर को शुद्ध करते हैं। वही देखिए, इसके लिए मल के छोटे बड़े कणों को छानना, निस्सांदन करना, अवसादन करना, निस्यंदन करना आदि क्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। जबकि द्वितीयक वाहित मल को उपचारित करने के लिए हमको जैविक शुद्धिकारक
की आवश्यकता होती है जिसमें वाहित मल का खनिजीकरण किया जाता है, या कह दें बायोलॉजिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या सूक्ष्म जीवों की सहायता से उसको तोड़ करके विघटित करके पानी को स्वच्छ बनाया जाता है। तो यह दोनों में प्राथमिक और द्वितीयक जो वाहित मल उपचार करने की प्रक्रिया है उसमें अंतर है। ठीक है, चलिए अब जो प्रश्न आपके सामने है वह लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला है। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके सामने हैं, इनको ध्यान से देखें। पहला ही प्रश्न आपके सामने है, दिया है प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक उत्पन्न करने वाले दो जीवाणुओं के नाम बताइए। प्रतिजैविक आप क्या समझते हैं, किन्हीं तो का नाम आपको बताना है। तो यहां देखिए, प्रतिजैविक पदार्थ सूक्ष्म जीवों से प्राप्त ऐसे उपापचयी उत्पाद होते हैं जो कि सूक्ष्म मात्रा में ही किसी अन्य सूक्ष्म जीव पर हानिकारक अथवा निरोधी प्रभाव डालते हैं। आगे दिया है स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रीसस, जिससे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक तथा बैसिलस पॉलीमिक्सा से क्या पॉलीमिक्सिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है। तो यहां देख लीजिएगा, नाम दिया है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसस, जिससे आगे जो दिया गया है, देखिए आगे दिया गया है बैसिलस पॉलीमिक्सा, बैसिलस पॉलीमिक्सा। तो इन दो नाम आपका यहां दिया गया है और इनसे आप देख लीजिए कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिस रखा गया है, इनसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, इससे मिल रहा है क्या, स्ट्रेप्टोमाइसिन मिल रहा है। और बैसिलस जो पॉलीमिक्सा है, पॉलीमिक्सा से क्या मिल रहा है, पॉलीमिक्सिन, इनसे मिल रहा है पॉलीमिक्सिन। तो दोनों ये ये बैक्टीरियाज का नाम हो गया, या काजिंग जो देने वाले एंटीबायोटिक्स उनका नाम हो गया, और यहां जो है पॉलीमिक्सन और स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, एंटीबायोटिक्स का नाम हो गया। तो इस तरह से यह दो नाम आपसे पूछा गया है, दोनों नाम आपके सामने था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया है क्या कारण है कि फलीदार जो पौधे हैं, जिन्हें लेग्यूम आप कहते हैं, नाइट्रोजन युक्त खाद बहुत आवश्यकता नहीं होती। आगे दिया है उस जीवाणु का नाम लिखिए जो कि दलहनी पौधों की जड़ों में ग्रंथिल यानी कोशिकाओं में पाया जाता है, कोलोराइड रूट में पाया जाता है। कृषि में दलहनी पौधे के योगदान की आप यहां बात को समझाइए। तो यहां देखिएगा, लेगुमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनकी गांठों में, जड़ की गांठों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया सिम्बायोसिक एसोसिएशन में पाया जाता है। आपने इसको अभी थोड़ी देर पहले ही देखा। और वो जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को वह नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदल देते हैं, जिनकी वजह से इन्वायरमेंट का जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के रूप में मिट्टी में उपलब्ध हो जाता है और पौधे उसको आसानी से ले लेते हैं। तो इस वजह से आवश्यकता नहीं होती है उनको अलग से खाद की, या कह दे यूरिया अलग से डालने की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं देखिए दिया है नामक सजीवी जीवाणु होते हैं। जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन से नाइट्रोजन यौगिक बनाते हैं और यौगिक पौधों को प्राप्त हो जाते हैं, इसीलिए इन पौधों को नाइट्रोजन युक्त खाद की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो है क्वेश्चन जो है आपके लिए आसान रहा होगा, कारण है कि कई बार आपके सामने आ चुका है। चलिए
अब जो है जो जैविक खाद है उसको देख लीजिए। जैविक खाद पर टिप्पणी लिखिए। जैव उर्वरक पर लिखना है आपको, सूक्ष्म जीवों के बारे में भी लिखना है। जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं, इनके स्रोत और लाभ का वर्णन करिए। जैव उर्वरक किस प्रकार की मृदा की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या उर्वरता बढ़ाते हैं, यह चीज भी आपको बतानी है। तो हम बात करें जैविक खाद या जैव उर्वरक की यानी बायो फर्टिलाइजर की, तो इसमें देखिएगा खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए रासायनिक उर्वरक यानी केमिकल फर्टिलाइजर का अत्यधिक उपयोग करने से भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वह लगातार नष्ट होती जा रही। पुराने समय में गोबर आदि की जो खाद है उसका इस्तेमाल किया जाता था, अतः जानकारी से के बाद अब इनके स्थान पर किसान और वैज्ञानिक जैव उर्वरकों को महत्व देने लगे हैं, यानी इनका जो है खेतों में उपयोग बढ़ गया है। इस प्रकार के जो जैव उर्वरक हैं उनके बारे में थोड़ा सा नीचे देखिए दिया गया है। पहला, लेग्यूम कुल के फसलों की बरसीम, सनई आदि का खेत में उगाकर हरी अवस्था में ही खेत में जुताई किया जाना, इसे हरी खाद या ग्रीन मैन्योर के नाम से जानते हैं। मृदा की आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता को कंप्लीट करता है, यानी कि मिट्टी का जो पोर्शन है उसमें जिन उर्वरकों की आवश्यकता होती है हम पूरा करते हैं, वह इन फसलों के सड़ने से क्या है मिल जाता है। तो देखिए बरसीन या सनई जैसे पौधे उगाए जाते हैं और उनकी जुताई कर दी जाती है, ये ग्रीन मैन्योर के रूप में काम करते हैं। आगे दूसरा दिया है कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद या मैन्योर जो होता है कंपोस्ट वाला, वह पशुओं के गोबर, भूसा, फसल के अवशेष, घरेलू अपशिष्ट, सूक्ष्म जीवों की सहायता से सड़ाने के बाद काले भूरे या भुरभुरे पदार्थ के रूप में ह्यूमस जिसे आप कहते हैं बदल जाते हैं, और इन्हीं ह्यूमस का उपयोग क्या किया जाता है, खेतों में किया जाता है, और इन्हीं के प्रयोग से ही खेतों में जो उर्वरता है वह बढ़ जाती है। तो ये चीज यहाँ आपको स्पष्ट बता दी गई है। और ह्यूमस जो है ब्राउन या हल्का सा ब्लैकिश जो है मटेरियल होता है। जब कोई भी वेस्ट हो या फिर प्लांट का कोई भाग हो, वह सड़ करके इस तरह से हो जाए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको भुरभुरा बना दे और मिट्टी जैसा दिखाई देने लगे, तो इस स्थिति में उपयोग किया जाता है। तो ये तो जैविक उर्वरक की बातों में आप देख रहे थे, लेग्यूम वाली बात, और दूसरा कंपोस्ट। तो हरी खाद के बाद आप कंपोस्ट देखें। अगला क्या है, अगला है साइनोबैक्टीरिया। चलिए, साइनोबैक्टीरिया में क्या है, नीले हरे शैवाल एनाबेना, नॉनस्टॉक आदि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। एजेटोबैक्टर, नाइजोबियम एवं एजोला आदि का उपयोग मृदा के लिए जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ये काफी मात्रा में नाइट्रोजन तथा आवश्यक पोषक तत्वों या खनिजों की क्या करते हैं, उसमें वृद्धि करते हैं। तो देख लीजिएगा साइनोबैक्टीरिया हो गए, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, नॉनस्टॉक, फिर दिया है आपका एनाबेना भी होता है, लेकिन यहां दिया है एजोटोबैक्टर, तो एजोटोबैक्टर लिख लीजिए, एजोटोबैक्टर। साथ ही अगला दिया है राइजोबियम, या एजोला। ये कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ग्रीन मैन्योर के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो आप देख लीजिए, हमारी खेती के लिए यह बहुत आवश्यक होते हैं, और जो रेगुलरली हम लोग आर्टिफिशियली दूसरे खादों का उपयोग करते हैं, वह हमारे जो खेत हैं उनकी उर्वरता को समाप्त करता है। लेकिन जो बायोलॉजिकली आपको यहां मिल रहा है ना, ये लोग क्या करते हैं, या ग्रीन मैन्योर हुआ या कंपोस्ट खाद हुई या फिर कह लें इस तरह के जो बैक्टीरियाज आदि का उपयोग किया जा रहा है, जोला वगैरह का, तो इनसे क्या होता है कि जो उर्वरता है
वह बढ़ती है लेकिन खेतों पे प्रभाव नाम मात्र पड़ता है। तो ये चीजें हुई आपके सामने। तो ये कुछ पोर्शन रहा मेरे बच्चों जो कि इसमें आपने देखा और अच्छे से समझा, और यह एक अच्छा सेक्शन रहा और उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। कोई दिक्कत है, कोई चीज़ आपको ना समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट दे सकते हैं, अपनी बातें पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान आपको रखना है, आपका एग्ज़ाम पास में है, आप जम करके लगे रहें। और सारे वीडियोज़ आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि वीडियोज़ और क्यों नहीं अपलोड हो रही है या फिर रोज़ अपलोड हो। तो वीडियो रोज़ अपलोड होती है मेरे बच्चों, बस अलग अलग क्लास अलग अलग सब्जेक्ट है तो सब सब्जेक्ट का अचानक नहीं हो पाता, धीरे धीरे सबका जो है अपलोड हो रहा है। सारे क्लासेज आपको यहाँ इस चैनल पे मिल रहे हैं, आप उसको लीजिए। और सब्जेक्ट भी सब मिल जा रहे हैं आपको, आप जो है सोशल भी ले सकते हैं, साइंस के जो अदर सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, उसको भी आप ले सकते हैं। तो इसको आप देखें, पढ़ें जम करके और अच्छे अंक पाएं और निश्चित अपने आपको कृतार्थ करें और हमारे मान सम्मान को भी बढ़ाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले और नेक्स्ट स्लाइड के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।